नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र और उसके व्याख्याकारों ने उस रस सूत्र की किस प्रकार से व्याख्या की, इस बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आचार्य भरत मुनि का रस सूत्र क्या है। तो वह रस सूत्र है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगत्र, निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के स्वरूप तथा अनुभूति का सबसे प्रथम निरूपण आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस सूत्र के रूप में प्रकट किया। उत्तरवर्ती युग में रस निष्पत्ति के संबंध में जो भी विचार या आलोचनाएं प्रस्तुत की गई, सभी ने इसी रस सूत्र को आधार बनाया। रस स्वाद किस व्यक्ति का होता है, यह एक प्रश्न ही बना रहा और यह विषय संस्कृत काव्यशास्त्र में भी विवादास्पद रहा। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत ने रस के स्वरूप का तो सूत्रात्मक ढंग से प्रस्तुत कर दिया, किंतु रस की स्थिति के संबंध में वह भी कुछ ऐसा नहीं प्रस्तुत कर सके जो सर्वसम्मत हो और प्रमाणिक हो। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सुप्रसिद्ध 4 आचार्यों ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की और ये चारों व्याख्याकार इस प्रकार से हैं: भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। इन्होंने क्रमशः 4 सिद्धांत दिए जिसमें इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की। तो इनके जो सिद्धांत हैं वह क्रमशः इस प्रकार से हैं: आरोपवाद या उत्पत्तिवाद, जो कि भट्ट लोलट ने दिया; अनुमितिवाद भट्ट शंकुक का सिद्धांत रहा; भट्ट नायक ने भुक्तिवाद नाम से सिद्धांत दिया; और अभिव्यंजनावाद या अभिव्यक्तिवाद जो सिद्धांत रहा वह अभिनव गुप्त ने दिया। और रस सूत्र के संबंध में अंतिम प्रमाणिक और बहुसम्मत व्याख्या जो रही वह अभिनव गुप्त की अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत के माध्यम से रही। तो आइए इस सारणी के माध्यम से हम समझते हैं कि इन चारों व्याख्याकारों ने आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या किस प्रकार से की है। तो इसमें सबसे पहले जो व्याख्याकार हैं वह हैं भट्ट लोलट। तो भट्ट लोलट का जो समय काल रहा वह 9वीं शताब्दी रहा और जिस दर्शन को ये इन्होंने मान्यता दी वह मीमांसा दर्शन रहा। और संयोगात, संयोग का अर्थ इन्होंने जो माना वह उत्पाद या उत्पादक रहा। निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति होना, उत्पन्न होना या उपचित होना। इनके सिद्धांत का जो नाम है वह उत्पत्तिवाद या आरोपवाद या उपचितवाद। और रस की मूल अवस्थिति जो इन्होंने मानी वह मूल रूप में अनुकार्यकर्ता अनुकार्य में अर्थात रामादि ऐतिहासिक पात्रों में गौड़ रूप में अनुकर्ता अर्थात नट या अनुकरण करने वाले पात्र में मानी। और इस सिद्धांत के बारे में जो विशेष मान्यता रही वह रही कि कला में वस्तु सिद्धांत की स्थापना करना, कला में वस्तु सिद्धांत की स्थापना करना। तो इस प्रकार से भट्ट लोलट ने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। जो दूसरे व्याख्याकार रहे भट्ट शंकुक, उनका समय काल जो रहा वह 9वीं शताब्दी रहा और दर्शन जो जिसको उन्होंने मान्यता दी वह न्याय दर्शन रहा। और संयोगात, संयोग का अर्थ इन्होंने अनुमाप या अनुमापक माना और निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना, जबकि सिद्धांत जो इनका रहा वह अनुमितिवाद नाम से जाना गया। रस की मूल अवस्थिति जो इन्होंने बताई वह मूलतः वस्तुगत अनुकार्य में होती है, गौड़तः आत्मगत सामाजिक गत में होती है। इस प्रकार से इस व्याख्या में की जो विशेष मान्यता रही वह रही दृष्टांत चित्र तुरंग न्याय। सर्वप्रथम कला की प्रतीति को सामान्य प्रतीति से विलक्षण बताया गया। तो इस प्रकार से आचार्य शंकुक का भी व्याख्या हमने देख लिया। और अब भट्ट नायक की व्याख्या। भट्ट नायक ने जो बताया वह बताया इनका जो समय काल था वह 11वीं शताब्दी था, जबकि जिस दर्शन को ये मान्यता देते थे वह सांख्य दर्शन रहा। संयोगात, संयोग का अर्थ जो इन्होंने माना वह भोजक और भोज्य रहा, जबकि इनका सिद्धांत भुक्तिवाद या भोगवाद से माना गया, जबकि इनका सिद्धांत जो रहा वह भुक्तिवाद या भोगवाद
बताया गया। निष्पत्ति का जो अर्थ इन्होंने बताया वह भुक्ति या उपभोग बताया। रस की मूल अवस्थिति इन्होंने मानी कि सर्वप्रथम रस की स्थिति पूर्ण रूप से आत्मगत होती है, जबकि सामाजिक को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता निर्धारित किया गया है। और इस सिद्धांत के बारे में जो विशेष मान्यता है वह है रस की निष्पत्ति के संबंध में साधारणीकरण की उद्भावना, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों का उल्लेख, रस निष्पत्ति के संबंध में सत्वेद्रक संविश्रांति एवं ब्रह्मस्वाद संवित का उल्लेख। तो इस प्रकार से भट्ट नायक का भुक्तिवाद या भोगवाद का सिद्धांत यह कहता है कि सर्वप्रथम रस की स्थिति पूर्ण रूप से आत्मगत होती है और सामाजिक को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता निर्धारित किया जाता है। हमारी अंतिम व्याख्या और जो बहुसम्मत व्याख्या प्रस्तुत हुई वह प्रस्तुत की गई अभिनव गुप्त के द्वारा अभिव्यक्तिवाद के सिद्धांत के माध्यम से। तो अभिनव गुप्त का जो समय काल रहा वह 11वीं शताब्दी रहा, जबकि जो दर्शन ये मानते थे वह शैव या वेदांत दर्शन कहलाया, अर्थात वेदांत दर्शन को ये मानने वाले थे। और संयोगवाद या संयोग का अर्थ व्यंग्य या व्यंजक बताया। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति बताया और सिद्धांत इनका अभिव्यक्तिवाद नाम से जाना गया। जबकि रस की मूल अवस्थिति इन्होंने बताई कि दर्शक के हृदय में जो रति आदि अस्थायी भाव सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं वे विभाव आदि व्यंजकों के द्वारा प्रकट हो जाते हैं, अर्थात रस अभिव्यक्त होता है और रति आदि स्थायी भावों की अभिव्यक्ति ही रसभोग है। इन्होंने बताया कि दर्शकों के हृदय में जो स्थायी भाव सुषुप्ता अवस्था में होते हैं वह किसी नाटक या काव्य या ऐसी स्थिति को देखकर सुनकर सुषुप्त अवस्था में जो स्थायी भाव होते हैं वह जब उद्दीप्त हो जाते हैं और रस के माध्यम से वो अभिव्यक्त हो जाते हैं, उन्हीं अस्थायी भावों की अभिव्यक्ति ही रस भोग है। तो इस प्रकार से इस व्याख्या के बारे में जो विशेष मान्यता है वह इस प्रकार से है कि रस निष्पत्ति के संबंध में निर्विघ्न संवित श्रांति एवं चवर्णा व्यापार का उल्लेख, सर्वप्रथम रसानुभूति को नाटक एवं काव्य दोनों से संबंध किया। तो इस प्रकार से आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की इन 4 व्याख्याकारों ने अपने अपने अनुसार व्याख्या प्रस्तुत की और इसमें जो सबसे प्रमाणिक और सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मानी गई वह अभिनव गुप्त की, जो कि 11वीं शताब्दी में अभिव्यक्तिवाद नामक सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत की, उसको सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मानी गई। तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी जो कि भरत मुनि के रस सूत्र और उनके व्याख्याकारों के संबंध में थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।